हेलो बच्चों, हाय नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज फिर एक जोरदार क्लास के साथ आप लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज फिर क्लास 10th के अंतर्गत एक ज़बरदस्त क्लास को। जो आज का टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है क्या, ध्यान दीजिएगा। पहले चैप्टर नेम मैं आपको बता दूं क्या, पौधों एवं जंतुओं में जनन, यानी क्या आएंगे क्या, रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल। यानी आज का जो टॉपिक रहने वाला है क्या, जो हमारा जंतुओं और पादपों में जनन होता है वह आपका टॉपिक रहने वाला है। उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, उसके अंतर्गत सबसे पहले जानेंगे क्या कि आपका जनन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। फिर उसके आगे जब हम लोग पढ़ेंगे क्या, तब आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पौधों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको मैं बताने से पहले तो मैं आपको बता देता हूँ क्या कि जो आपका जनन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है लैंगिक जनन और एक होता है आपका कौन सा, अलैंगिक जनन। तो आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो लैंगिक जनन में। देखिए लैंगिक जनन में क्या होता है और अलैंगिक जनन में क्या होता है। अलैंगिक जनन में ये होता है कि वहाँ पे नर और मादा यानी मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी एक से ही क्या होता है, किसी अन्य जीव का निर्माण हो जाता है। और ये ज़्यादातर जो देखने को मिलता है ना, वो एक कोष की जीव होते हैं या एक कोष की पौधा होगा, उनमें देखने को मिलते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे हम लोग आज बात जो करेंगे ना, वो किस पे, एक लिंगी पे नहीं बल्कि दोनों पे। यानी एक हमारा होता है कौन सा, नर, और एक होगा मादा। जब भी हम लोग लैंगिक जनन की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे नर और मादा यानी क्या, मेल और फीमेल की बात आती ही आती है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लैंगिक जनन के बारे में कुछ बताता हूँ। और पीछे आप देख रहे होंगे ना, आपका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी आपका एक फूल बना हुआ है। उसके बाद में हम लोग पुष्पों में कैसे होता है जनन, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा क्या कि सबसे पहले जो आपका लैंगिक जनन, यहाँ पे हेडिंग लगी हुई है क्या कि रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। तो मैंने आपसे कह दिया क्या कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो प्रकार का, एक आपका होता है कैसा, लैंगिक, एक होता है आपका कौन सा, लैंगिक, और दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं कौन सा, अलैंगिक। अलैंगिक होता है। तो आज हम लोग क्या है, अलैंगिक के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आज जो हमारी ये क्लास है वो लैंगिक जनन पर आधारित है। तो चलिए लैंगिक जनन की बात करें, तो जब लैंगिक जनन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना, लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन में क्या होता है, नर और मादा दो पाए जाते हैं। ठीक है, यानी दोनों की आवश्यकता होती है, एक होता है नर और एक होता है मादा। तो यानी बात करेंगे, एक होता है नर और एक होता है कौन सा, मादा। और नर की बात करें तो ये होता है आपका कौन सा, मेल, और ये होता है फीमेल। एक बार मैं क्लियर कर लेता हूँ कि वास्तव में आवाज़ और जो वीडियो क्वालिटी वो अच्छी आ रही है, फिर आगे क्लास को बढ़े। नहीं तो ऐसा होता है कभी कभी आवाज़ ही नहीं आती है और पूरी की पूरी क्लास खत्म हो जाती है। चलिए सब कुछ आपका क्लियर है और क्लास को आगे रन करवाते हैं। अब इसके आगे क्या होता है कि चाहे वो नर हो और चाहे आपका मादा हो, दोनों में जो गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम जो होते हैं उनकी संख्या 46 होती है। यानी इसमें अगर बात करें तो इसमें भी आपकी जो 46 संख्या होगी का गुणसूत्रों की, और दूसरे वाला जो होता है इसमें भी जो गुणसूत्र होते हैं इनकी जो संख्या होती है वह 46 होती है। ठीक है, यानी यहाँ से भी 46 और यहाँ से भी 46। अब जब ये यहाँ पे 46 होती हैं, तो जब लैंगिक जनन होता है ना, तो यहाँ से होता है अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ से होता है क्या, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पर भी क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो जो आपके 46 गुणसूत्र देखने को मिल रहे हैं ना, उनमें से 23 इधर से और ये 46 में से 23 इधर से आ जाएंगे। तो यहाँ से देखेंगे कितने हो गए, 23 गुणसूत्र यहाँ से आ गए और 23 गुणसूत्र यहाँ से आ गए। और जो ये 23 आ जाते हैं ना, इनको हम लोग कहते हैं क्या, नर युग्मक। ये वाला जो होता है मेल में कहेंगे क्या, नर युग्मक, और फीमेल में कहेंगे क्या, मादा युग्मक। जिसे अगर इंग्लिश में बात करें कहते हैं क्या, गोमेट के नाम से जानते हैं। यानी जो ये होता है अब यहाँ पे बन गया क्या, नर युग्मक हो गया। और ये दूसरा वाला जो होता है इसे हम लोग कहते हैं मादा युग्मक।
दो हो गए, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्या, गोमेट के नाम से जानते हैं। गोमेट्स का निर्माण होता है, ठीक है। ये गोमेट्स, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, कहीं पर जायांग के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे देखोगे, अगर हम पुष्पों में अध्ययन करते हैं ना, अगर पुष्प की बात चले तो अगर पुष्प की बात करेंगे तो इसी पार्ट को हम लोग कहते हैं क्या, पुमंग कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं पुमंग, और इसे हम लोग कहते हैं क्या, पुंकेसर, यानी इसे कहते हैं क्या, जायांग। पुंकेसर नहीं, जायांग कहेंगे, जायांग होता है। और यही जायांग जो होता है, यही जो होता है, यहाँ पे हमारे पाए जाते हैं क्या, अंडाणु, सॉरी यहाँ पे पाए जाते हैं शुक्राणु, शुक्राणु पाए जाते हैं। और यहाँ पे पाए जाते हैं क्या, अंडाणु, अंडाणु पाए जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं को हम लोग कहते हैं क्या, हैप्लॉइड के नाम से जानते हैं। इन्हीं को हम लोग हैप्लॉइड भी कहते हैं, यानी अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, हैप्लॉइड भी कहते हैं इन्हीं को, हैप्लॉइड। ये भी आपका क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। अगर आपको कहीं पर मिल जाए हैप्लॉइड क्या होते हैं, तो यही जो होता है आपका क्या, नर युग्मक, इसी को हैप्लॉइड के नाम से भी जानते हैं। अब आगे देखेंगे क्या, ये हो गया हैप्लॉइड। अब यहाँ से देखोगे क्या होगा कि दोनों ओर से क्या होगा, यहाँ से और यहाँ से। अब देखो 23 गुणसूत्र इधर से आ रहे हैं और 23 इधर से आ रहे हैं, तो जब यहाँ पे आएंगे तो इनकी संख्या कितनी हो गई, देखो 23 ये और 23 ये मिलकर के कितने हो गए, 46। टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई, 46। और जब 46 गुणसूत्र बन जाते हैं ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं युग्मनज, यानी जायगोट के नाम से जानते हैं। यानी अगर मिल जाते हैं तो इन्हों को हम लोग कहते हैं क्या, युग्मनज कहते हैं। और युग्मनज को हम लोग कहते हैं क्या, जायगोट के नाम से जानते हैं। और जो जायगोट बनता है ना, जायगोट को ही हम लोग कहते हैं क्या, डिप्लॉयड भी कहते हैं, डिप्लॉयड भी कहते हैं। इसी को हम लोग एक और नाम दे देते हैं क्या, डिप्लॉयड भी कहते हैं, डिप्लॉयड भी कहते हैं। और ये जो पहली अवस्था है इसे हम लोग कहते हैं भ्रूण, और भ्रूण के बाद में एक और अवस्था आती है जिसे हम लोग कहते हैं फल या बीज का निर्माण होता है। इसी से क्या होता है, फल और बीज का निर्माण होता है, फल और बीज का निर्माण होता है, निर्माण। अब बात आपको समझ में आ गई होगी। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये पूरे चैप्टर का निचोड़ है, आप जान लीजिए। अगर आपको इतना तैयार हो गया ना, तो ये तो चुटकियों में तैयार हो जाएगा। समझ में बात आ रही ना, अगर आपको ये मैं तैयार करवा ले गया तो आप पक्का जान लीजिए कि ये मैं आपको चुटकियों में समझा दूंगा। चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो रिप्रोडक्शन होता है, यानी जो जनन होता है, वो दो प्रकार का होता है। एक आपको होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। यानी इसमें बात करेंगे लैंगिक में, तो लैंगिक में एक किसकी आवश्यकता होती है, एक नर और एक मादा। यानी एक आपका मेल होना चाहिए और दूसरा आपका फीमेल होना चाहिए। और दोनों में जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या समान होती है, चाहे आपका नर हो और चाहे मादा हो। इसमें भी आपको गुणसूत्रों की संख्या कितनी, 46 देखने को मिलेगी, और मादा में भी कितनी, 46 देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखोगे क्या, जब दोनों में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 23 गुणसूत्र इधर से आते हैं और 23 इधर से आते हैं, और इसे ही हम लोग कहते हैं नर युग्मक, जिसे हम लोग कहते हैं गोमेट्स। मेरी बात समझ में आ रही है, जिन्हें हम लोग कहते हैं क्या, गोमेट्स के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर देखो इसे हम लोग कहते हैं क्या, ये भी आपका गोमेट्स है, और ये क्या, नर युग्मक है। और नर युग्मक को जब हम लोग पुष्प का अध्ययन करते हैं तब वहाँ पे हम लोग पुमंग कहते हैं। और यही जो होते हैं इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, शुक्राणु। यानी अगर बात की जाए मेल में क्या पाए जाते हैं, शुक्राणु, और फीमेल में क्या पाए जाते हैं, तो अंडाणु पाए जाते हैं। और फिर यही जो आपके होते हैं कौन से, जो 23 गुणसूत्र है, आगे इधर से आए और इधर से आए, और देखो 23 और 23 मिलकर कितने हो गए, 46। और जब ये 46 हो जाते हैं तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं क्या, युग्मनज, युग्मनज कहते हैं। और यही हमारा कहलाता है क्या, जायगोट कहलाता है, या फिर इसी को कहते हैं डिप्लॉयड। और यही डिप्लॉयड जो होता है, ये होता है भ्रूण, और भ्रूण के बाद में फल और बाद में बीज का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, फटाफट इसके बारे में अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसे लिख लीजिए, या फिर बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस पर हम लोग अध्ययन करते हैं, क्योंकि हमारी हेडिंग लगी हुई है क्या, पौधों में लैंगिक जनन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। यानी आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हमारा जो टॉपिक था वह पादपों में लैंगिक जनन, ना कि जंतुओं में।
ठीक है। जब अगली क्लास आएगी तब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या कि जंतुओं में लैंगिक जनन वो कैसे होता है, लेकिन आज जो आपके पास हेडिंग लगी हुई है उसका नाम है पौधों में लैंगिक जनन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं ये एक पुष्प की संरचना है। जैसे आप गुड़हल ले लीजिए या फिर आप कह लीजिए सरसों का हो गया, किसी का भी एक पुष्प ले सकते हैं जिसका आपको अध्ययन करना है। और मैंने जो संरचना ली है गुड़हल का एक है पुष्प और इसकी अनुप्रस्थ काट है और मैंने बनाई है। ठीक, अब मैं आपको इसके बारे में समझाता हूं कि कौन सा क्या अंग होता है और कितने चरणों में संपन्न होता है। तो अगर बात करेंगे क्या तो ये पुष्प है। आप देखेंगे कि जब भी पुष्प होता है, जैसे मान लिया जाए मैंने कह दिया एक ये आपका पौधा है, ध्यान दीजिएगा, और यहीं भी ये आपका पुष्प ऐसे लगा हुआ है। और जब ये पुष्प लगा हुआ होता है ना तो आपने देखा होगा कि जैसे ये आपका पुष्प है और इस पुष्प में आप देखते हैं जब ये नाजुक यानी कली की अवस्था में होता है तब इस पर क्या होता है, चारों ओर क्या होती है, हरे रंग की संरचना पाई जाती है जो इसको कली अवस्था में बाहरी आगाशों से सुरक्षा प्रदान करती है। और यही जो देख रहे हैं, जो मैंने काला बना के रखा ना जी, सॉरी, जो ये आपका हरे रंग का है ना, जब ये किसमें था, कली अवस्था में था। अभी ये पूरा खिला हुआ है, जब ये कली अवस्था में था तब ये सारे के सारे जो नीचे ये फैले हुए पार्ट ना हरे वाले, इसको ढक के रखे हुए थे। क्यों रखे हुए थे, क्योंकि इसके जो नाजुक अंदर के पार्ट हैं उनको किसी प्रकार से क्षति ना पहुंचने पाए। बात समझ में आ गई है? आगे बढ़ जाए अगर समझ में आ गई हो तो। अब क्या होता है, ये हो गया और कुछ समय पश्चात क्या होता है, इससे एक अच्छा सा पुष्प बनके तैयार होता है। अब जब ये बनके तैयार हुआ, पुष्प बढ़िया सा खिलके तैयार हुआ, तब आप यहाँ पे देखते हैं कि इसके कुछ ऊपर वाले जो पार्ट होते हैं वो रंगीन होते हैं। रंगीन में देखोगे जैसे आपका कौन सा हो जाता है, रेड। और रेड में आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो ये वाले जो पार्ट है मैंने रेड बना के रखा है, वास्तव में रेड ही क्यों होते हैं? रेड बेटा इसलिए होते हैं क्योंकि इन्हें परागण करने के लिए जो कीट होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करना पड़ता है, तभी ये क्या करते हैं, परागण कर पाएंगे। इसके लिए ये पार्ट क्या होते हैं, ये रंगीन होते हैं। और रंगीन होगा तो कोई भी क्या होगा, इसकी ओर आकर्षित हो जाएगा, कोई भी जीव होगा। और इसीलिए क्या होते हैं, ये वाला पार्ट जो होता है ये रंगीन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, दलपुंज। बात समझ में आई है? यानी अगर देखें तो हमारी दलपुंज की परिभाषा निकल के क्या आ गई, दलपुंज किसी भी पुष्प का वह भाग होता है जो रंगीन होता है, रंगीन होने के साथ साथ ये आकर्षक होता है, जिस कारण से जो कीट हैं पुष्प के पास आए, जिस कारण से हमारा परागण हो पाए। बात समझ में आ गई है? अगर हम बात करें क्या तो ये आपका हो गया दलपुंज। अब जब दलपुंज की बात कर लिए हैं तो और आगे बढ़ जाएं। यहाँ पे देखेंगे ये एक देख रहे हो कि नली जैसी संरचना होती है। इस संरचना में जो ये फूला हुआ भाग आप देख रहे हैं, ये वाला ये फूला हुआ भाग कहलाता है क्या, वर्तिकाग्र। और नीचे जो ये नली पाई गई सीधी ना, इसे हम लोग कहते हैं क्या, वर्तिका। इसे बोलते हैं स्टाइल या वर्तिका बोलते हैं। जब भी इसमें परागण होगा, अब पहले और भी चीजें बता देते हैं, जैसे ये, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं परागकोश। और इसी परागकोश में आपके पाए जाते हैं परागकण। क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं, जिन्हें आप ध्यान दीजिएगा। देखो ये एक यानी वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये तीनों जो पार्ट होते हैं ना, ये तीनों, इन्हें हम कहते हैं क्या, जायांग या स्त्री केसर। यानी ये जो होते हैं कौन से पार्ट, ये मादा के भाग होते हैं। लेकिन यहीं पे बात की जाए कि नर, तो जो इधर वाले देखोगे कौन से, जैसे परागकोश, तंतु हो गया और पुंकेसर, ये वाले जो पार्ट होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं नर भाग किसी भी पुष्प में। और किसी भी पुष्प में जब होगा तो आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा यहीं पे कि जो यहाँ पे मैंने छोटी छोटी बिंदियाँ रखी हैं ना, यही आपके होते हैं क्या, परागकण होते हैं। और परागकण आपके पाए जाते हैं परागकोश में। इसी परागकोश में क्या होता है, ये परिपक्व होते हैं। और जब ये परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्व होने के बाद में ये यहाँ से निकल करके कहाँ पे पहुँच जाते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुँच जाते हैं। तो यहाँ से आपकी एक परिभाषा निकल के क्या आ गई कि, ध्यान दीजिएगा कि आपकी देखोगे क्या कि परागकोश से परागकणों का निकलकर, ध्यान दीजिएगा, परागकोश से परागकणों का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है, इसी को हम लोग कहते हैं परागण। इसी को बोलते हैं परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। समझ में बात आई है?
फिर आगे बात करेंगे क्या कि उसके बाद में जो परागकण होते हैं इस नली की सहायता से अंड कहाँ पे आ जाते हैं, अंडाशय में। और अंडाशय में क्या होता है, निषेचन। अंडाशय में होता है निषेचन, जिसे हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन होता है। यानी यहाँ पे क्या होता है, जो अंडाणु होते हैं और जो आपका अंडाशय और यहाँ से जो आपके यहाँ है परागकण, यानी यहाँ से जो परागकण है दोनों आपस में जब मिल जाते हैं तब उसे कहते हैं निषेचन। बात समझ में आई है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, निषेचन। तो अगर निषेचन की अगर हम परिभाषा बनाए तो क्या निकल के आएगी, हम कहेंगे क्या, वर्तिकाग्र की सहायता से परागकणों का अंडाशय में पहुंचना, अंडाशय में पहुंचने के बाद में अंडाणु और साथ में क्या जो परागकण हैं उनका आपस में मिलना ही हमारा क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। और निषेचन के बाद में आपका बनके तैयार होता है फल और बीज। समझ में आया, जो बीज का निर्माण होता है वह बीजांड से, और जो आपका फल का निर्माण होता है ना वह निर्माण होता है अंडाशय से। तो ये सारी की सारी बातें हम क्या करेंगे, आपको अभी लिखवा देते हैं। ये आप पहले ये बताइए, ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अच्छा, दो तीन चीजें आपको मैं और बता दूं। जो आपका ये होता है क्या, लैंगिक जनन, ये 4 चरणों में संपन्न होता है। एक आपका कौन सा होता है, नर युग्मक, एक आपका हो गया नर युग्मक। दूसरा यहाँ पे देखोगे क्या होगा, दूसरा जो आपका होता है कौन सा, नर युग्मक 2 प्रकार के हो गए, ठीक है। उसके बाद में एक और होता है जिसे हम लोग कहते हैं परागण। दूसरा आपका होता है कौन सा, परागण। तीसरा आपका होता है निषेचन, और जो चौथा आपका होता है फल और बीज का निर्माण। यानी अगर बात की जाए कि जो ये निषेचन का पूरा ये होता है ना, ये 4 भागों से मिलकर के पूरा होता है, जो मैंने आपको बताया है। पहला मैंने आपको कौन सा बताया है, पहले मैंने बताया नरयुग्मक, दूसरा मैंने आपको बताया कौन सा, परागण, तीसरा मैंने आपको बताया निषेचन, और चौथा जो आपका होता है फल और बीज का निर्माण। ये बात आपको समझ में आ गई है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, फटाफट एक एक को करके सबको हम लिखवा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, यहां से लिख देते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि अगर मैं इसमें से कुछ इरेज करूंगा, क्योंकि मेरे पास अब प्लेस नहीं है ना, तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट हो गया इसका। चलिए, आशा है आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ जाएं तो हम बात करेंगे क्या कि जो लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, ठीक है। अब लैंगिक जनन में बात करेंगे क्या, तो हम कह सकते हैं क्या, नर और मादा युग्मक के मिलने से, नर और मादा युग्मक के मिलने से किसका निर्माण होता है, युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण होता है, और जायगोट से फल और बीज का निर्माण होता है। और यही पूरी की पूरी प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, जनन कहलाती है ना। लिखेंगे मादा और नर युग्मकों, मादा और नर युग्मकों के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। यहां पे लिख लेंगे युग्मनज, ठीक है। यहां पे क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, निर्माण होता है, निर्माण होता है, और जिससे भ्रूण और बाद में काहे का निर्माण होता है, बाद में फल और बीज का निर्माण होता है। फिर बीज और अंत में फल का निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है, निर्माण होता है। समझ में आया। तो ये आपका हो गया क्या, लैंगिक जनन, ठीक। इसके बाद में आपकी जो अगली हेडिंग होने वाली है, वह आपकी जो हेडिंग होगी ना, वो कहेंगे नर युग्मक। चलिए यहीं पे लिख देते हैं। आप लगातार क्या करेंगे, आपकी ये पहली हेडिंग हो गई। अब यहीं पे मैं 4 चरणों को लिखवा देता हूँ। जो आपका पहला चरण होगा, ध्यान दीजिएगा, जो आपका पहला चरण था वो था आपका क्या, युग्मक, युग्मक,
युग्मक। लैंगिक जनन में युग्मक दो प्रकार के होते हैं। एक मैंने आपका कौन सा बताया था, नर युग्मक, और दूसरा बताया था मादा युग्मक। यानी यहाँ पे लिखेंगे क्या, लैंगिक जनन में दो प्रकार के युग्मक होते हैं। पहला नर युग्मक, और जो दूसरा होता है उसे हम लोग कहते हैं कौन सा, मादा युग्मक। दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं पीछे लिखे देता हूँ। पहले थोड़ी सी यहीं पर डाल लेते हैं, बहुत फीका चल रहा है भाई, क्योंकि इसे भी कुछ है ना, कुछ पिला विला दिया, थोड़ा ये भी खुश हो जाए बेचारा। सोच रहा है कि सर क्यों लिख ही रहे हैं, मुझे कुछ खिला पिला नहीं रहे, तो थोड़ा सा इसे खिला देते हैं, है ना, ये भी खुश हो जाए। काफ़ी देर से बेचारा चल रहा है। चलिए, तो मैंने इसे भी खिला भी दिया है, और अपनी क्लास को आगे करते हैं भाई, बढ़ा देते हैं। चलिए, तो नर युग्मक में क्या होगा, नर युग्मक में यहाँ पे आपके पाए जाते हैं क्या, यहाँ पे पाए जाते हैं शुक्राणु। नर युग्मक में इसमें शुक्राणु पाए जाते हैं। और दूसरे में लिखोगे क्या, इनमें अंडाणु पाए जाते हैं। ये आपका दूसरा हो गया। यहीं पे मैं तीसरा भी लिख देता हूँ। तीसरा मैंने आपको बताया था कौन सा चरण था, तीसरे का नाम था निषेचन। तो यहाँ पे निषेचन है, पहले पॉलिनेशन लिख लेते हैं, यानी परागण लिख लेते हैं। परागण क्या होता है, परागण। तो पॉलिनेशन क्या होता है, तो मैंने एक बार बताया था, फिर मैं आपको बताता हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या कहा कि पराग कोश से पराग कणों का निकलकर कहाँ पर, वर्तिकाग्र तक पहुँचने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम लोग परागण कहते हैं। यानी इसी को लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, पराग कोश से पराग कणों का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ये भी आपका पूरा हो गया। आशा है आपने हमारे साथ में ही इसे नोट कर लिया होगा। तीसरा चक्र मैंने आपको कौन सा बताया था, तीसरा चक्र मैंने आपको बताया था कि आपका होगा निषेचन। तो निषेचन में मैंने क्या कहा था कि जो आपके पराग कण यहाँ पे आए हैं, पराग कणों का वर्तिकाग्र की सहायता से अंडाशय में पहुँचना, और अंडाशय में अंडाणुओं के साथ मिलकर संलयन करना ही आपका कहलाता है निषेचन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले निषेचन लिख लेंगे। ये आप फटाफट लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएं, क्योंकि मेरे पास अब स्पेस ना बचा है, उसे भी लिख के रखेंगे, क्योंकि इसकी यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाए बेटा। अगला जो हमारा होने वाला है कौन सा, अगला जो होगा निषेचन। अब निषेचन के बारे में लिख ले, निषेचन क्या होता है। तो निषेचन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि पराग कणों का कहाँ से, पराग कणों का वर्तिका की सहायता से अंडाशय में पहुंचना और अंडाणुओं के साथ संलयित
संलयित होने की क्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन कहलाती है। ये आपका हो गया। और लास्ट में आपका जो चौथा चक्र बचा है जिसे हम लोग कहते हैं फल और बीज का निर्माण। अब यहाँ से हम लोग कहाँ पे पहुँच गए? यहाँ से अब पहुँचेंगे सीधे हम कहाँ पे? पौधों में लैंगिक जनन पर। ये तो हम लोग बात कर रहे थे किस पर? लैंगिक पर ना, लैंगिक जनन पर बात कर रहे थे। अब हम लोग पहुँचेंगे कहाँ पर? पुष्प में लैंगिक जनन। और यहाँ पे मैं आपको सारी की सारी बातें अभी डिटेल में लिखवा देता हूँ। कौन क्या होता है और उसका कार्य क्या होता है, एकदम सरल भाषा में लिखेंगे, ना कि किताबी कीड़े की तरह। चलिए फटाफट मैं आपको लिखवा देता हूँ, इससे भी लिख लीजिए। आगे बढ़ जाते हैं और लिखते हैं क्या? अगला हमारा होगा क्या? पुष्प के बारे में। और पुष्प के कितने भाग हो गए? पहले हम लोग लिखेंगे दलपुंज क्या होता है, फिर आपका क्या होता है बाह्य दल क्या होता है, परागकोश क्या होता है, और स्त्री केसर क्या होते हैं। ये सारी की सारी बातें हम लोग डिटेल में लिखने वाले हैं। समझ रहे हो मेरी बात को आप? यहाँ देख लीजिए ये सारी बातें पहले मैं चेक कर लेता हूँ, फिर एक बार एक सब कुछ क्लियर है कि नहीं, क्योंकि बड़ी समस्याएं हो जाती हैं, है ना, कि जब आपकी जो क्लास होती है सब कुछ चलते हुए भी आपका सब, है ना, सारा का सारा इधर उधर हो जाता है ना, तो बड़ी समस्याएं होती हैं। तो मैंने देख लिया कि सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा है, वॉइस भी अच्छी आ रही है और वीडियो भी आपका बहुत अच्छा चल रहा है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या? बाह्य दल क्या होता है। बाह्य दल के बारे में लिख लेते हैं। बाह्य दल का होता क्या? देखोगे क्या, ये पुष्प की कली अवस्था में ये पुष्प की कली अवस्था में बाहरी आघातों से पुष्प के आंतरिक भागों की रक्षा करता है। ये इतना पर्याप्त है, ये इतना इसके लिए पर्याप्त है। अब आगे बात करेंगे किस पर? दलपुंज पर, यानी कोलोरा के बारे में बात करेंगे। ये क्या होता है? तो दूसरी हेडिंग हमारी बनेगी क्या? लिखेंगे दलपुंज। अब ये दलपुंज क्या होता है? तो इस पर बात करेंगे क्या? यह पुष्प का रंगीन भाग होता है। लिखेंगे क्या? यह पुष्प का रंगीन भाग होता है जो परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जिससे परागण आसानी से हो सके। ठीक, ये आपका क्लियर हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक? इसे आपने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया तो आप नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ जाते हैं बेटा, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट? आशा है आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। और आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगली हेडिंग बनाएंगे क्या? अब मैं ज़्यादा आपको नहीं लिखवाऊंगा, थोड़ा सा ही लिखवा देते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या? जो इसके नर जननांग होते हैं और जो मादा जननांग होंगे, बस आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग बनाएंगे क्या? नर जननांग। नर जननांगों के बारे में पढ़ेंगे। तो नर जननांग में मैंने आपको कौन सा बताया था? पहले आप लिखोगे कौन सा? पराग, है ना, पराग कोश हो जाएगा, पराग कोश 1,
दूसरा आपका हो जाएगा कौन सा, देखो तंतु हो गया, तंतु यानी फिलामेंट हो गया। और तीसरा इसी में हम बताएंगे कौन सा, पुंकेसर। पुंकेसर, पुंकेसर को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए चाहे मैं यहाँ पे लिख दिया जरूर हूँ, लेकिन यहाँ पे जो आपका पुंकेसर होगा, जो नर जननांग है, इसी को हम लोग पुंकेसर भी कहते हैं, समझ रहे हो ना। इसी को एंड्रोशियम भी कहते हैं। और यहाँ पे आपको पुमंग भी अगर मिल जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे आपका क्या लिखा होता, पुमंग, अगर आपका पुमंग भी लिखा होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना बात को। तो कौन कौन से आप देखोगे, पराग हो जाएगा कौन सा, परागकोश और तंतु, यहीं पे मैंने लिख दिया कौन सा, पुंकेसर। अब आगे चल जाते हैं और दूसरे पे बात करते हैं। क्या यहाँ पे देखोगे, अच्छा यहाँ पे एक और छूट गया, कभी कभी पूछ लेता है क्या कि जो नर जननांग की इकाई होती है वो क्या होती है, तो जो नर जननांग होते हैं उनकी इकाई होती है पुंकेसर। क्या होती है, इनकी जो इकाई होती है वो पुंकेसर होती है। आप नीचे नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग इधर आ जाते हैं क्योंकि मैं आगे बढ़ गया हूँ, तो बात कर लेते हैं क्या, मादा जननांग पे। मादा जननांग, मादा जननांग हो जाएंगी। अब मादा जननांग में आप देखेंगे तो क्या क्या देखने को मिलेगा, मादा जननांग कहें या फिर क्या कहें, ध्यान दीजिएगा, जायांग कह दें, और चाहे मैं कह दूं क्या, स्त्री केसर, यहीं पे लिख देता हूँ स्त्री केसर। स्त्री केसर, इसका भी यही मतलब होता है, चाहे मैं कहूँ मादा जननांग और चाहे मैं कहूँ स्त्री केसर और चाहे मैं कह दूँ क्या, जाइनोसियम, चाहे मैं कहूँ जाइनोसियम, तीनों का मतलब एक ही होता है। अब इसमें कौन कौन से भाग होते हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं पुष्प में, यानी आपका होगा कौन सा, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र हो जाएगा एक, दूसरा आपका हो जाएगा कौन सा, वर्तिका हो जाएगा, स्टाइल हो जाएगा, वर्तिका हो जाएगा, और तीसरा जो हमारा होगा कौन सा, वो हो जाएगा अंडाशय। अंडाशय, ये पार्ट हो गए। इसी अंडाशय में आपके क्या पाए जाते हैं, अंडाणु, है ना। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिया कौन सा, बाह्यदल आपको मैंने पढ़ा दिया, दलपुंज मैंने पढ़ा दिया, उसके बाद में मैंने आपको बता दिया कि जो पुष्प होता है, पुष्प में कौन से भाग होते हैं जो मादा वाले होते हैं और कौन से भाग होते हैं जो नर वाले। तो नर वाले मैंने आपको पढ़ा दिया कौन सा होते हैं, परागकोश हो गया, तंतु हो गया, ये पुंकेसर भी कभी कभी, और यही इसकी इकाई भी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे मादा वाले में, इसी को मादा जननांग भी कहते हैं, इसी को स्त्री केसर भी कहते हैं, और इसी को जाइनोसियम भी कहते हैं। और यहाँ पे कौन कौन से आते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अच्छा, इसकी इकाई फिर क्या होती है, तो इसकी जो इकाई होती है ना, उसे हम लोग कहते हैं स्त्री केसर। समझ में आया, इसकी इकाई क्या हो गई, पुंकेसर, और इसकी जो इकाई होती है इसे कहते हैं स्त्री केसर। तो ये सारा का सारा जितना भी इसका था ना मामला, मतलब जो भी इसमें पूछने जाने लायक था, वो सब का सब मैंने आपको पढ़ा दिया है, और आशा है आपको ये बहुत बेहतर समझ में आया भी होगा। अब आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए कि इसमें से आपका कुछ छूट गया हो तो आपको कमेंट कर देना है कि सर इसमें से ये छूट गया है, और मैं आपको उसकी दोबारा से क्लास प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं किसमें, जैसे आज हम लोगों ने पढ़ा है क्या, पौधों में लैंगिक जनन, जो अगली क्लास आएगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, जंतुओं में लैंगिक जनन, ठीक है। तो चलिए आज क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप तो कहे होंगे कि सर आज सर ने तो क्या किया है, आज पूरे के पूरे को सल्टा ही दिया है। समझ में आया ना, तो आशा है आपको समझ में आया होगा। और अगली बार हम क्या करेंगे कि थोड़ा इतनी लंबी क्लास ना होने पाए, छोटी सी क्लास हो, लेकिन किया क्या जाए यार, एक बार जब कहते नहीं है कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए ना, तो जब तक पूरा नहीं हो जाता जब तक मज़ा नहीं आता है ना। तो गाड़ी एक बार स्टार्ट हो गई तो मैंने सोचा पूरे को ख़त्म ही कर दिया जाए। तो चलिए मज़ा भी आया होगा आपको पढ़ के कि यार समझ में आ गया है। तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।